जी बेटा, हमने जो है वो आज करना है अप्लाइंग द इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटीज ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। मेंडल ने सारा काम स्टैटिस्टिकल बेसिस पे किया था, तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि मेंडल ने ये काम यानी स्टैटिस्टिकल बेसिस पे ये काम जो है वो कैसे किया था। यहाँ पर एक बात आप पहले सीख चुके हैं, और वो बात क्या है? वो बात बेटा ये है कि जब आप जो है वो एक दफा मोनो हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं तो डाई हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटीज निकालना मुश्किल नहीं होता। इस इसकी मिसाल मैं आपको बड़ी ही जो है वो कल हम ये मिसाल पढ़ चुके हैं कि फिनोटाइपिक प्रोबेबिलिटीज जब हमने निकाली थी तो उस वक्त हमने दोनों मोनो हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके उसके बाद जो है वो डाई हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। ये देखिए, मैंने आप लोगों को कल फिनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाई थी, ठीक है। फिनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी में हमने कहा था कि सीड शेप और सीड कलर जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्यों हैं? क्योंकि एक ही टाइम पर सीड शेप और उसी टाइम पर सीड कलर का इवेंट जो है वो जमा हो सकते हैं, और दोनों एक दूसरे के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट भी नहीं डालते। लिहाजा राउंड और येलो यानी सीड शेप और सीड कलर ये उसी तरह के क्वाइन टॉस वाली एग्जांपल है कि जो दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इनके रिजल्ट्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास एग्जैक्टली वही रेशियो आती है फिनोटिपिक जो मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में आई थी। लेकिन ये बात भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि आपने ये प्रोबेबिलिटीज कैसे निकाली। आपने पहले मोनो हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटीज निकाली, उसके बाद उन इंडिपेंडेंट इवेंट्स को आप जमा करते गए। जब आप उन इंडिपेंडेंट इवेंट्स को जमा करते गए तो आपको पता लगा कि मोनो हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके आप डाई हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। लेकिन ये हमने कल कौन सी प्रोबेबिलिटीज निकाली थी? फिनोटिपिक। मैंने आपको कल भी कहा था कि आपको जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसमें आपको ये तो सिखाया गया है कि फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जो हमने अभी निकाली है राउंड येलो, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। तो अभी हमने जो बताया वो फिनोटिपिक प्रोबेबिलिटी है। लेकिन आपको छोटी क्लासेस में और इवन बड़ी क्लासेस में ये नहीं बताया जा सकता या ये नहीं बताया जाता आमतौर पर कि जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। तो बेटा जीनोटिपिक प्रोबेबिलिटी में आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जो जीनोटाइप्स बन रही हैं उनमें से कितनी जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और कितनी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपके पास ये एक पनेट स्क्वायर है और इस पनेट स्क्वायर में आपके पास जो है वो आप चारों गैमीट्स को जमा करते हैं, ठीक हो गया। जब आप चारों गैमीट्स को जमा करते हैं और आप इस पनेट स्क्वायर की मदद से यहाँ पर आप कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखेंगे, यहाँ आप कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ आप स्मॉल आर कैपिटल वाई और आप यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई लिख देंगे। अब जरा गौर कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहां पर भी ये काम करेंगे। अब आपने ना करना ये है कि जो कल की हमने निकाली थी ना मोनो हाइब्रिड की प्रोबेबिलिटीज, एक दफा उनके ऊपर आपने नजर मारनी। वो क्या है कि एक इवेंट में जब आप दो होमोजाइगस इकट्ठे करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जी कुछ याद है? अभी भी हमने अभी देख कर आए हैं। हम दो होमोजाइगस इकट्ठे करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या आप यूं मुझे बताइए कि वो दो होमोजाइगस एक ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे होना कौन सी प्रोबेबिलिटी है? इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगर ये दो होमोजाइगस एक ऑर्गेनिज्म में आना जमा होना ये इंडिपेंडेंट है तो आपको याद होगा कि आप इंडिपेंडेंट को क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे। तो आपने क्या कहा कि P होमोजाइगस डोमिनेंट, P ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, अगली नस्ल में होमोजाइगस डोमिनेंट का जमा हो जाना। मेल की तरफ से दो में से एक गैमीट डोमिनेंट होगा, ठीक है। फीमेल की तरफ से दो में से एक गैमीट डोमिनेंट होगा। जब ये कंबाइन होंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/4। इसका मतलब है कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव दोनों के केस में इंडिपेंडेंट जो है वो जब ये आ जाएंगे, यानी होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव वाले एक्सपेरिमेंट में जब आप दोनों डोमिनेंट और दोनों रिसेसिव एक जगह जमा कर देंगे तो इनकी प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट शुमार होंगी। और आप पीछे कल क्या निकाल कर लाए हैं? ये प्रोबेबिलिटी 1/4। होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म में जमा होना वो 1/4 है। ये आप कल निकाल कर आए हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से वाई वाई का भी यही होगा ना, क्योंकि होमोजाइगस है। होमोजाइगस हैं तो इनकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। वाई दो में से एक गैमीट ले सकता है वाई मेल में, और दो में से एक गैमीट जो है वो फीमेल में भी कैपिटल वाई ले सकता है।
तो इनकी प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2, इनकी इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1/2। अब इन दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स का आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं कि अगर ये दोनों कंबाइन कर दिए जाएं, कंबाइंड रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, तो कंबाइंड रिजल्ट में इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या रूल अप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो आप जब इन दोनों को एक जगह जमा करेंगे, कंबाइंड रिजल्ट लेंगे, तो जब दो इंडिपेंडेंट होंगे तो उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रिजल्ट भी 1/4 होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, होमोजाइगस जहां पर भी होगा, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, दोबारा सुनिए, होमोजाइगस जहां पर भी होगा, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा और जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी मेंडेलियन केस में 1/4 होगी। अब आइए, मैं कहता हूं जी मैंने जीनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। फर्ज करें मैं यहां से शुरू करता हूं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये है फादर से और ये है मदर से, ये यूं कर लीजिए, ये फीमेल है ये मेल है, ठीक है। अब देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब आइए जरा इसकी जीनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सबसे पहली बात यह है बेटा कि मुझे ये बताइए कि ये क्या डाई हाइब्रिड है या मोनो हाइब्रिड है। ये ऑब्वियसली डाई हाइब्रिड है। डाई हाइब्रिड के लिए मेंडल का लॉ कौन सा यूज होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूज होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अगर आप इनको इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हैं, कैपिटल आर को कैपिटल वाई से इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हैं, तो मुझे बताइए इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। पी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो अब आइए इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जी, कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी आपने प्रीवियसली क्या निकाली मोनो हाइब्रिड में 1/4। कैपिटल वाई की मोनो हाइब्रिड प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकाली है, वंस अगेन 1/4, क्योंकि ये दोनों होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होनी है। ले जी, अब इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 16 इंडिविजुअल्स बनते हैं तो उनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये एक इंडिविजुअल में जमा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/16। एक इंडिविजुअल में जमा होने की प्रोबेबिलिटी 1/16 है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट चीज के ऊपर, अब हम थोड़ा सा जो है वो इसको ये हम फंसेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां पर ये तो हो गया इंडिपेंडेंट। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का जमा होना, ये कौन सा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब जब आप यहां इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं यूज करना होगा। अब दूसरा जो पेयर है वो हेट्रोजाइगोट हो गया है, लिहाजा अब आप उसमें कौन सा रूल यूज करेंगे, इंडिपेंडेंट रूल नहीं यूज कर सकते, अब आप उसमें यूज करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जरा एक दफा में भी देख लीजिए, ये देखें, सॉरी एक मिनट, ये दोनों तो इंडिपेंडेंट ही है ना, हाँ ये दोनों तो इंडिपेंडेंट ही है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम ये रूल कर चुके हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जब आप दो रिजल्ट निकालेंगे या इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो आप दोनों इवेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं बात करना चाह रहा था वो ये थी कि जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसका जमा होना सिर्फ कैपिटल वाई स्मॉल वाई का, ये इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बेटा याद रखिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जमा होना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यहां कौन सी रेशो लगेगी, यहां रेशो लगेगी वो वाली जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। ये देखिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बात तय है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। मैं इनको ओपन करके दिखा देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें। लेकिन इसमें कैपिटल आर जो है ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, लेकिन जो स्मॉल वाई कैपिटल वाई हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि आपने कहा था कि जो हेट्रोजाइगोट होगा वो हमेशा कौन सा होगा, वो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक दूसरे के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, लिहाजा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे।
और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के पीछे आप क्या प्रोबेबिलिटी निकाल कर लाए हैं? 1/2। अब देखिए इंडिपेंडेंट की प्रोबेबिलिटी थी 1/4, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रोबेबिलिटी थी 1/2। देखिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 1/8, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है। ठीक है, यानी ज्यादा है। 1/16 जब होगा तो वो प्रोबेबिलिटी कम है, नीचे की वैल्यू जितनी बड़ी हो उतना ही कम चांस है उसका, तो 1/16 जो है वो कम है और 1/8 ज्यादा है। ये देखिए यहां पर गौर कीजिए, ये देखिए ये आपके पास कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर दोनों वही चीजें जो हमने रखी। ठीक है, 1/2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्यों 1/2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई? इसलिए है बेटा क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था और मोनो हाइब्रिड में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी। ठीक है, इधर आइए, कैपिटल आर स्मॉल आर इसकी 1/4 है। वाई? क्योंकि कैपिटल आर दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी पीछे क्या थी? 1/4। जब इनको करेंगे तो इन दोनों का एक ऑर्गेनिज्म में जमा होना ज्यादा इसका इम्कान है बजाय इसके कि आप दोनों होमोजाइगस जमा करें। दोनों होमोजाइगस के जमा होना जो है वो उसका चांस क्या हो जाएगा? उसका चांस कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब आइए नेक्स्ट बात के ऊपर, अब एक और अंदाज से इस बात को समझते हैं, गौर कीजिएगा इस पे। आपके पास कैपिटल आर हम यहां अप्लाई करते हैं, यहां से कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां स्मॉल आर वाई, कैपिटल आर इधर से आ गया, स्मॉल आर इधर से आ गया, कैपिटल वाई इधर से आ गया, स्मॉल वाई इधर से आ गया। ले जी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें आप। पी ऑफ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों तो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर आप इसको अलहदा करें और इसको अलहदा करें तो ये कौन से हैं? इंडिपेंडेंट है या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है जी। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेट्रोजाइगोट्स ऑफ गेटिंग, या आप यूं कह लीजिए हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेट्रोजाइगोट गैमीट्स ऑफ गेटिंग फर्टिलाइज्ड इज 1/2, इधर से भी 1/2, तो ये क्या आ जाएगी? 1/4। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब आप इन सब की अलहदा अलहदा प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी अब आप यहां पर जितने भी इंडिपेंडेंट है, अब आपको असल चीज क्या करनी है यहां पर? असल चीज जो आपने अब जो है उस पर गौर करना है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी याद रखें और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट्स की या प्रोबेबिलिटीज की जो लास्ट रिजल्ट है वो याद रखें। जहां इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक जगह जमा हो रहे हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनकी आपस की जो रेशो लगेगी वो होगी जो पीछे से चलती आ रही होगी। अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हैं तो इनमें से एक पे इंडिपेंडेंट की रेशो अप्लाई होगी और दूसरे पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। ठीक है, तो इस जरिए से आप इस पूरे की जो प्रोबेबिलिटी है वो निकाल सकते हैं। एक बात आपको और भी पता है, वो क्या है कि ज्यादातर इनमें 1/4 ही होंगे। जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको देख लेते हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये वाली इसको और इसको, तो इसमें आप देखिए ये क्या है? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इस पे लगेगी 1/2। ये इंडिपेंडेंट है, इस पे लगेगी 1/4। ये क्या बन जाएगा? 1/8। अब अगले पे आ जाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये अभी हमने किया, ये क्या बना था? 1/4 बना था, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो आप इस सब की जीनोटिपिक रेशियो अल्टीमेटली निकाल सकते हैं कि इनकी जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगी। जी बेटा, क्लियर हुआ? यस सर। जी नवाज, हंसा, एनी? जी सर क्लियर है। हंसा, कल का लेक्चर अटेंड किया था आपने पूरा? जी सर, हाफ किया है, अभी पूरा नहीं किया है। पूरा नहीं किया क्योंकि उसके दूसरे हिस्से में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन मैंने शुरू में समझा रहा था जब आप आ गई थी, थोड़ा सा आपको गैस हो गया होगा। बाकी इंशाल्लाह आप पिक्चर लेके देखें। जी सर, हो गया। गुड सर ऑलमोस्ट समझ, सिर्फ एक बात बता दें। जी जरूर। सर जो हमारे पास हेट्रोजाइगस होते हैं वो हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा ना? जी, उसकी वजह दोबारा सुन लीजिए। वजह ये है कि जो मोनो हाइब्रिड है
उसमें जो अगला ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस होगा उसमें दोनों एग और स्पर्म ना डोमिनेंट शेयर कर सकते हैं, ना ही दोनों एग और स्पर्म रिसेसिव शेयर कर सकते हैं। क्या वजह है? हेट्रोजाइगोट बनाने के लिए किसी एक को डोमिनेंट और किसी एक को रिसेसिव शेयर करना है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दो इवेंट एक साथ नहीं सही है हो सकते। सर। ठीक है, चलें जी। जी अब सर। आइए जनाब, आइए जरा एक और चीज अप्लाई करते हैं, वो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्या है? आपने जमा करना है फ्लावर कलर, उसके बाद आपने जमा करना है सीड कलर, और उसके बाद आपने जमा करना है सीड शेप। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव कौन सा है। फ्लावर कलर में डोमिनेंट है जनाब आपके पास पर्पल और रिसेसिव है व्हाइट। ठीक हो गया। इसमें सीड कलर और सीड शेप में आपको पता है, इसमें मैं हमेशा यूज किया करता हूँ P+ और इसमें मैं यूज किया करता हूँ P। लेकिन जब आपके पास जो है वो एक इम्तिहान है, जरा जल्दी से निकालिएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, जल्दी से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, जरा जल्दी कीजिए 1/6 जी। कैपिटल ये दोनों जो हैं वो P+ हैं, यानी कि पर्पल फ्लावर है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1/4। इसकी मोनो हाइब्रिड में इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी 1/4। इसकी मोनो हाइब्रिड में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। इसकी मोनो हाइब्रिड में 1/2। ये भी कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया 1/2। शाबाश बेटा, 1/16। शाबाश। इसका क्या मतलब हुआ? आप सातों कैरेक्टर इकट्ठे कर लें, सातों कैरेक्टर इकट्ठे करके आप उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी क्या है। जी हंसा कुछ कह रही थी आप? नो सर। अच्छा, तो यहां पर जो है वो अब आप क्या कर सकते हैं, आप ट्राई हाइब्रिड के गैमीट्स बनाना मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो आ गया है एक ट्रू ब्रीड आ गई है, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y। ये बनाना बड़ा आसान है। एक ये P पकड़ें, एक दफा R के साथ, एक दफा Y के साथ, ठीक है, ये आ जाएगा P+R Y। फिर ये वाला P पकड़ें, एक दफा इस R के साथ, एक दफा इस Y के साथ, ये भी आ जाएगा P+R Y। ले जी, ये तो बड़ा आसान है। व्हाट अबाउट कि आप जो है वो आपके पास एक ऐसी जीनोटाइप आ जाए जो टोटली हेट्रोजाइगस हो, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। इसमें आप गैमीट्स कैसे बनाएंगे? अब इसमें मसला है, पहले आपको इसको इससे करना है और इससे करना है, फिर आपको इसको इसी से करना है, फिर इस स्मॉल y से करना है, फिर क्या करना है, फिर आपको यही पकड़ना है कैपिटल R से स्मॉल y, फिर आपको यही पकड़ना है स्मॉल r से स्मॉल y। ये बड़ी बहुत मुश्किल है ये गैस करना। इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका है, जो हमारे एक टीचर होते थे, मुझे नहीं पता वो हयात हैं कि नहीं, लेकिन बहुत कमाल तरीका उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा किया करो, एक साइड पे P+ लिख लिया। ये मैं गैमीट्स बनाना सिखा रहा हूँ आपको डाई हाइब्रिड से आगे। कोई नवाज किधर गया? सदफना नवाज किधर गए लोग? अक्सा भी नहीं आई। कैपिटल ये देखिए, एक साइड पे आपने लिख लिया P+, इधर भी लिख लिया P+। अब आपने क्या करना है, P+ जो है इसको दोनों R के साथ कंबाइन करना है ना, तो इसके आगे दोनों R लिख लीजिए, कैपिटल R स्मॉल r। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो अब आपने P कैपिटल R को दोनों Y से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसके आगे दोनों Y लिख लीजिए, इसके आगे भी दोनों Y लिखें और इसके आगे भी दोनों Y लिखिए, और एग्जैक्टली यही आपने यहां करना है जी। अब बनाइए गैमीट्स, P+ कैपिटल R कैपिटल Y, P+ कैपिटल R स्मॉल y, फिर P+ स्मॉल r स्मॉल y, P+ स्मॉल r कैपिटल Y। बस ये वैसे एक दफा ही जरूरत है क्योंकि यही वाले गैमीट्स उसके भी बनने, तो इस तरह बना लीजिए। इसी तरीके से आप जो है वो ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड, पेंटा हाइब्रिड, जिसके भी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इतना बड़ा पेज होना चाहिए जिससे आप इस तरह से बनाएंगे। लेकिन ये सबसे इजी तरीका
फॉर्मूला है गैमीट्स बनाने का, और अब तो आपको जीनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी भी निकालनी आ गई है। ठीक है, तो इसमें जो है वो सिंपल फॉर्मूला है, एक दफा मोनोहाइब्रिड में इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज निकाल लें और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी निकाल लें। जब आप इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उसके बाद आप सबकी जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के मुताबिक सबको एक जगह जमा करते जाएं। ठीक है, अब आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि एक कैरेक्टर का जीन दूसरे कैरेक्टर के जीन से इंडिपेंडेंट होता है, लिहाजा अगर कैपिटल आर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यूज होगी, लेकिन वो स्मॉल वाई के साथ मल्टीप्लाई होगी, ऐड नहीं होगी। क्यों? वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट है, लिहाजा वो ऐड नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई होगी। ठीक हो गया? तो आपको अच्छा इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहला टेक्निकल पॉइंट ये है कि आपको ये समझना है कि अगला ऑर्गेनिज्म आपने कौन सा बनाना है और उसमें क्या शर्त है। जैसे आपने F2 का ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस बनाना है तो दोनों कैपिटल शेयर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो गया। अगर आपने अगला ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस बनाना है तो एक को कैपिटल और एक को स्मॉल लाजमी शेयर करना है, दोनों सेम नहीं कर सकते, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का तरीका क्या है? इंडिपेंडेंट को ऐड कर दें। अब आइए डाई हाइब्रिड में। डाई हाइब्रिड का रूल ही क्या है कि वो होते ही इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों जीन पेयर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। लिहाजा जब आप दोनों जीन पेयर को इंडिपेंडेंट कर देते हैं तो आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का रूल यहां लगाते ही नहीं, आप यहां किसका रूल लगाते हैं? इंडिपेंडेंट का। और वो रूल कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेशन। इतनी सी बात है, ये चंद एक की पॉइंट्स हैं, उसके बाद आपके सामने सातों हाइब्रिड्स का आपके सामने रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ये है जीनोटाइपिक प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। हम तो डाई हाइब्रिड नहीं कर सकते, यहां आप ट्राई हाइब्रिड निकाल रहे हैं। जी बेटा, कोई सवाल? ये जो मैंने आप लोगों को ट्राई हाइब्रिड के गैमीट्स बनाना सिखाया है ना, आमतौर पर आप लोगों को शायद जेनेटिक्स में ना सिखाए जाएंगे ना, जैसे काम ही नहीं होता इनका। आमतौर पर डाई हाइब्रिड के बाद हम चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स की तरफ, वो जेनेटिक्स जो कि मेंडल से बहुत आगे की है। मेंडल की तो जेनेटिक्स बड़ी सिंपल है, क्योंकि मेंडल जिन का आंसर नहीं दे सका, मेंडल ने उनको देखा ही नहीं। मेंडेलियन लॉज इस लिहाज से जो है वो रिकंसिडरेबल हो सकते थे, लेकिन मसला ये है कि जो सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना, वो हमेशा फॉलो होती है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब जीन्स लिंक्ड भी हो ना तो सम टाइम दो आपस के जुड़े हुए इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाते हैं। तो मतलब मेंडल का दूसरा लॉ थोड़ा सा जो है वो है सही इस लिहाज से ऑब्जेक्शनेबल, लेकिन फर्स्ट लॉ जो है वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। तो उस तुक्के की बुनियाद पर भी मेंडल ने लॉज बना दिए थे आपको। और लॉज, अब आपको फील हो रहा होगा कि लॉज का मतलब क्या होता है। लॉज का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट उस खत पर होगा जो खत डिफाइन कर दिया गया। लॉ का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता। लॉ का मतलब होता है कि आप एक वे डिफाइन कर दो कि भाई आगे जो थीसिस होंगे वो इसके ऊपर होंगे, हमारा जो वे ऑफ वर्क है वो ये होगा, दिस इज लॉ। वे ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ये लॉ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का भी लॉ नहीं होता। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी चीज होती है, चलें अगली बात सुन लीजिए। यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसी चीज होती है जो साइंस का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आखिरी सच हो, हर चीज फॉल्सिफाएबल है। ये इस क्लास के शुरू में भी पहले लेक्चर में मैंने यही बात बताई थी, हर चीज फॉल्सिफाएबल है। और अगर फॉल्सिफाएबल है तो यूनिवर्सल ट्रूथ कभी साइंस का हिस्सा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ फॉल्सिफाएबल नहीं होता। सूरज का मशरिक से निकलना, ठीक है, वो फॉल्सिफाएबल साइंस के मुताबिक तो नहीं है ना। तो हम और कहते हैं कि हमारी जो निशानियां हैं वो एक अलग बात है, वो हमारा अकीदा है। अकीदे का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। साइंस का ना ताल्लुक अखलाकियात से, ना अकीदे से, ना यकीन से। अगर इन चीजों से साइंस का ताल्लुक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो अलग फील्ड है, इसका हमारे जिंदगी से ताल्लुक है। स्टडी से, चीजों को समझने से इसका ताल्लुक नहीं है। साइंस का ताल्लुक चीजों के फिनोमेना समझने से, और साइंस में कोई चीज ऐसी नहीं होती जो रिजेक्टेबल ना हो, इम्पॉसिबल। अच्छा जी, यहां से आगे अब हम ये देखते हैं जी कि मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है इट इज रादर सिंपल। मेंडेलियन जेनेटिक्स इज रादर सिंपल, और आपके कैम्पबेल में भी वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मेंडल ने बाकायदा उन कैरेक्टर्स को इग्नोर किया जिनका वो आंसर ही नहीं कर सका। बाकायदा उन कैरेक्टर्स को इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि लगता ये था मेंडल को कि मुझे जो समझ आ रहे हैं ना मैं वो तो करूं, बाकी देखी जाएगी, बाकी मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। लेकिन जो उसको समझ आ रहे थे
वो उसने किए। इसमें ऐसा हो सकता है कि हम कहते हैं कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चुने, हो सकता है कि मेंडल जिनको डिफाइन कर सका हो वो ही 7, उससे ज्यादा उसकी समझ ही ना आ रही हो, तो उसने उसी बुनियाद पे उनके ऊपर वर्किंग की और उसके बाद जो है वो फिर उसने अपना काम शुरू किया। यहाँ से आपको समझ आती है कि जी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनमें एक बंदा जो सेकंड फादर हो सकता है या सेकंड वो हो सकता है कि जिसको आप फादर का रुतबा दे सकते हैं जेनेटिक्स के अंदर, वो थॉमस हंट मॉर्गन है जिसने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया। और भी बहुत से जेनेटिसिस्ट थे जिन्होंने काम किया मोर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स देन मेंडेलियन जेनेटिक्स। और वो मोर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स जो है उसको हम अब जरा देखते हैं कि वो मोर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स कौन सी है। मोर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स में सबसे पहली चीज जो आती है वो है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव। डोमिनेंस एंड रिसेसिव सबसे पहले कि जो मोर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स है उसमें सबसे पहले ये तो समझिए कि डोमिनेंस और रिसेसिव होते क्या हैं। इनको आप आम अल्फाज में कहते हैं डोमिनेंस रिलेशन बिटवीन एलील, कि एलील के दरमियान में जो डोमिनेंस के रिलेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, दो एलील्स आपस में किस तरह रिलेट करते हैं कि एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। दूसरी चीज इसमें आकर अब कॉम्प्लेक्स जेनेटिक्स में क्या समझते हैं कि हाउ एन एलील कैन बी डोमिनेंट, कोई भी एलील जो है वो डोमिनेंट कैसे हो सकता है, क्या ऐसी चीज होती है जो उसको डोमिनेंट बनाती है। ठीक है, ये भी हम इसमें समझेंगे, ये दोनों लिहाज से समझेंगे। हम इसको फिनोटिपिकली भी समझेंगे कि फिनोटाइप में कोई भी एलील डोमिनेंट कैसे होता है, और हम इसमें यह भी समझेंगे कि जो डोमिनेंस है उसके पीछे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या कहती है, मॉलिक्यूलर बेसिस क्या होती है। क्योंकि देखिए एक चीज होती है जो कि आप सामने देख रहे होते हैं, जैसे ब्लड का कलर रेड है, किसकी वजह से रेड है, हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन के जो जीन्स हैं उनमें कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स का आपस में क्या ताल्लुक है। अब डोमिनेंस में दो एलील्स हैं, दोनों जो हैं वो प्रोटीन्स बना रहे हैं, तो उन प्रोटीन्स का आपस में ऐसा क्या ताल्लुक है कि वो एक डोमिनेंट हो जाती है, एक रिसेसिव हो जाती है। रिसेसिव की क्या हकीकत है, आया रिसेसिव एलील प्रोटीन बनाता है या नहीं बनाता, ये सारा कुछ जो है ये हमने इसमें समझना है। लेकिन इस सब को करने से पहले मैं जो है वो आपको थोड़ा सा बताऊंगा हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम के बारे में। देखिए याद रखिए हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम जो है वो आपको असल में एक प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। प्रोबेबिलिटी जो है वो असल में ऐसे है कि इसका मेंडल ने जो है हार्डी वाइनबर्ग ने इसको P+Q होल स्क्वायर क्यों कहा, क्योंकि ये बात तय है कि जो P है उसको स्टैटिस्टिक्स की जबान में कहते हैं यस, और जो Q है उसको स्टैटिस्टिक्स की जबान में कहते हैं नो। और स्टैटिस्टिक्स में जो फॉर्मूला है वो P+Q इज इक्वल टू 1 है, वो P+Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 नहीं है। P+Q इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स अगर हो रहे हो तो उनका सम किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये असल में हार्डी वाइनबर्ग ने इसका स्क्वायर क्यों लिया, हार्डी वाइनबर्ग ने इसका स्क्वायर इसलिए लिया कि जब भी किसी अगले ऑर्गेनिज्म में यस या नो ने जमा होना होता है तो वो या तो यस यस होता है, या वो नो नो होता है, या वो यस नो होता है। इसकी मिसाल क्या है, एलील कैसे जमा होते हैं, एलील सिंगल तो नहीं होता ना, हमेशा एलील किसमें होते हैं, जोड़ों में होते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए। तो यस यस का मतलब है आपको 2 दफा यस की कैटेगरी को शामिल करना पड़ेगा, और नो नो का मतलब है कि आपको 2 दफा नो वाले अल्फाबेट को शामिल करना पड़ेगा। तो जब उन्होंने ये देखा, और उसके अलावा तीसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आ गई, यानी हेट्रोजाइगस। तो जब उन्होंने ये जो प्रोबेबिलिटी है ये निकालने की कोशिश की और उनको पता लगा कि यस के इम्कानात भी 2 हैं, नो के इम्कानात भी 2 हैं, और एक तीसरी प्रोबेबिलिटी भी निकलती है, तो उन्होंने इसको किससे सिमिलर समझा, उस फॉर्मूले से जो सदियों से चलता आ रहा है A+B होल स्क्वायर, A² + 2AB + B², इसके बराबर उन्होंने उसको समझा, और इसके मुताबिक उन्होंने जो है वो अप्लाई किया। क्या जो एवोल्यूशन के हवाले से जो उन्होंने फॉर्मूला बनाया वो इसके मुताबिक बनाया कि 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट्स को अगर जो है वो एक जगह जमा कर दिया जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, P+Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
इसका क्या आंसर बनता है? पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे मैंने अभी बात की कैपिटल R, या मैं R स्क्वायर लूंगा ना, इसका R स्क्वायर लूंगा शेप के हवाले से, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, ऐसा ही है। तो जो इनका रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? कैपिटल R, स्मॉल r। ठीक है, 2pq। अब 2pq में अब आपने यहां पर ये जो चीज है असल में ये वो है जिसको आप कहते हैं कि अब आपको यहां पर देखना है कि इसकी लॉजिक समझनी है। मुझे आप में से किसी को इसकी लॉजिक पता है कि ये 2pq दरमियान में किस बात को जाहिर कर रहा है, या इस pq के साथ 2q लगा रहे हैं हम? कोई इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है? सर कि हेट्रोजाइगस 2 टाइम आएगा। क्यों 2 टाइम्स आएगा? सर वो जो हेट्रोजाइगस हाइब्रिड की रेशियो है 1:1। नहीं, हेट्रोजाइगस के आने के 2 चांसेस हो सकते हैं। कैसे? या अरे हेट्रोजाइगस कैपिटल आर और स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, या फिर स्मॉल आर और कैपिटल आर। समझें इस बात को, कैपिटल आर मेल से आएगा तो स्मॉल आर फीमेल से आएगा, या अगर स्मॉल आर मेल से आएगा तो कैपिटल आर फीमेल से आएगा। दरमियान में इस 2 को लाने का मकसद ये है, यानी हेट्रोजाइगस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 अंदाज से देखी जा सकती है। या वो कैपिटल आर जो है वो मेल की तरफ से आएगा, स्मॉल आर फीमेल की तरफ से आएगा, या वो स्मॉल आर मेल की तरफ से आएगा तो कैपिटल आर फीमेल की तरफ से आएगा। ये चीज थी जिसको समझते हुए उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया। और आखिर में क्या होता है कि फिर आप ये प्रोबेबिलिटीज इकट्ठी करते हैं और उसके बाद इसका आंसर निकालते हैं, जो कि होता हमेशा 1 के बराबर है, 1 के बराबर होता है। लेकिन इनके जो अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे कैपिटल आर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, कैपिटल आर स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए, तो उसके रिजल्ट में एवोल्यूशन आ सकती है। ठीक है, इसको इंशाल्लाह जब एवोल्यूशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ 7:47 थक गया। सर एक बात पूछो।